हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन नेरी स्टडी। मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सबसे पहले आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज का जो हमारा सेशन है वो 15 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको रेगुलर इसे पढ़ना है और पिछला जो भी है उसे रिवीजन करना है। सबसे पहले आप अगर नए हैं तो नेरी स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 15 मई का सेशन। 15 मई से रिलेटेड पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसने अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए MIS मॉड्यूल लॉन्च किया है। हाल ही में किसने अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए MIS मॉड्यूल लॉन्च किया है। अब आप सोच रहे होंगे MIS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस पर आधारित ये एक मॉड्यूल है। तो अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल बैम्बू मिशन। इसके द्वारा, जिसको NBM भी कहा जाता है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो NBM की अगर हम बात करें, ये पुनर्गठित कब किया गया था, तो 2018-19 में 2 वर्षों के लिए ये 1290 करोड़ रुपए के व्यय के साथ में लॉन्च किया गया था। और NBM जो है पूर्वोत्तर के 9 राज्यों के सहित लगभग 21 राज्यों में लागू किया गया है, नेशनल बैम्बू मिशन। इसको लागू करने का कारण क्या था कि भारत में जो भी बांस से बहुत सारी उत्पादन किया जाता है, लेकिन हमारी जो उसकी उत्पादन तो हमारे यहाँ भी होता है, पर हम लोग निर्भर दूसरी कंट्रीज़ पर भी हैं और ख़ासकर हम चाइना पर निर्भर हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगरबत्ती अगर आती है तो वो चाइना से ही खरीद कर लाई जाती है। तो भारत के पास जब इतने सारे बैम्बू हैं, तो ऑलरेडी इतने सारे जब लगे हुए हैं, तो उनका यूज़ किया जाए और लोगों को इसका उत्पादन करने के लिए जागरूक किया जाए। तो इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। NBM के अगर हम निदेशक की बात करेंगे तो छवि झा जी जो हैं वो इसके निदेशक हैं। और बैम्बू की आप बात करें तो बैम्बू कोई पेड़ नहीं है, बांस पेड़ नहीं है, बांस को वर्तमान में घास की श्रेणी में रखा गया है। 1927 में एक कानून आया था जिसमें इसको पेड़ की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन लोगों का लगातार विरोध चल रहा था कि इसे घास की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो वनस्पति जगत के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो बांस है वो बांस की प्रजाति है, घास की प्रजाति है, इसकी जो फैमिली है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वनस्पति में फैमिली वाइज देखा जाता है पेड़ों को, तो इसकी जो फैमिली है वो घास की श्रेणी में आती है, इसीलिए इसे घास की श्रेणी में रखने की मांग लगातार की जा रही थी। तो वर्तमान में आप याद रखिएगा कि बांस जो है वो घास की श्रेणी में आता है। 1927 के इस कानून को हाल ही में बदला गया था और अब जो बांस है वो घास की श्रेणी में आता है, ना कि ये पेड़ है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रिपोर्ट जारी करके ये बताया है कि भारत को 2020 में 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं और यह रेमिटेंस इनफ्लो में सबसे ऊपर है। ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 के बाद जो भारत को फ़ायदा हुआ है, बाहर से जो भारत को पैसा मिला है, जो प्रेषित हुआ है, वो 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हालांकि ये पिछले वर्ष की तुलना में, क्योंकि 2019 की तुलना में यदि ये देखा जाए तो ये कम है, परंतु फिर भी भारत को फ़ायदा हुआ है और यह रेमिटेंस इनफ्लो में सबसे ऊपर है। सबसे हाई श्रेणी पे कौन है? भारत है। तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई गई थी। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसने इसके बारे में बताया है। अब रेमिटेंस इनफ्लो में भारत के बाद सेकंड नंबर पर है चाइना और थर्ड नंबर पर है मैक्सिको। ये भी आप याद रख सकते हैं। रेमिटेंस आउटफ्लो की बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है USA। आगे अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो रिपोर्ट है रेसिलियंस कोविड-19 क्राइसिस थ्रू अ माइग्रेशन लेंस, इस नाम से जारी की गई है। रेसिलियंस कोविड-19 क्राइसिस थ्रू अ माइग्रेशन लेंस, इस नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। और आपको भी पता है कि 2019 की तुलना में 0.2% की गिरावट भी दर्ज की गई है, क्योंकि हमें जो फ़ायदा 2019 में हुआ था उसकी तुलना में जो 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इस वर्ष फ़ायदा हुआ है वो कम है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बस इतना याद रखना है कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में चीन की 7वीं जनगणना के बाद जनसंख्या वृद्धि दशकों में सबसे कम दर्ज की गई है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि चीन की वो कौन सी संस्था है जो जनगणना के ये आंकड़े जारी करती है। अब सारी जितनी भी वर्ल्ड की जो भी संस्थाएं हैं वो ऐसा मानती हैं कि चीन के आंकड़े लगभग सभी झूठे होते हैं। चीन कोई भी अपना जीडीपी भी सही नहीं दिखाता है और चीन जनगणना भी अपनी सही नहीं दिखाता है, क्योंकि जब भी कोई बाहरी कंट्रीज़ ऐसा करने की कोशिश करती हैं तो चीन कभी भी उन्हें अपने देश में ये करने की, मतलब जनगणना को देखने की या फिर जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है रियल में, वो देखने की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पर चीन ने खुद ही एक 7वीं जनगणना प्रस्तुत की है जिसमें उसने बताया है कि इस बार जो जनसंख्या वृद्धि है वो दशकों में सबसे कम दर्ज की गई है। तो आपको बताना है कौन सी संस्था इन आंकड़ों को जारी करती है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेशनल सेंसस ऑफ चाइना, ब्यूरो ऑफ चाइना। तो ये जो आंकड़े हैं ये प्रस्तुत करती है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। चाइना की ये संस्था है जो कि वहाँ के जनगणना के आंकड़े जारी करती है। अब इससे रिलेटेड देखते हैं कि 2010-20 में 0.53% की वृद्धि दर्ज की गई है। चाइना की जनसंख्या में 0.53% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये वृद्धि 1953 के बाद अब तक की सबसे कम वृद्धि बताई जा रही है कि 1953 के बाद इस मतलब पिछले 10 सालों में सबसे कम वृद्धि हुई है जनसंख्या में। जनगणना आयुक्त की बात करें तो निंग जिझे, अब इसलिए इम्पॉर्टेंट इनका नाम है क्योंकि जनगणना जारी की गई है। तो जनगणना आयुक्त कौन रहे हैं? तो निंग जिझे इनका नाम है जो कि चाइना के जनगणना आयुक्त हैं। और मैंने कुछ दिन पहले ही 1-2 दिन पहले आपको क्वेश्चन बताया था कि चाइना की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या अब चाइना को पीछे छोड़ देगी। भारत बहुत तेज़ी से जनसंख्या में आगे बढ़ रहा है, तो 2023-24 तक भारत जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ देगा। तो हम लोग इसमें भी चाइना को पीछे छोड़ देंगे। इसमें गर्वान्वित होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि भारत को अपनी स्थिति पर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल चाइना ने अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल किया है और जो कि उसने अपने आंकड़ों में भी बताने का प्रयास किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आरबीआई ने किस बैंक पर लगे प्रतिबंध को फिर से बढ़ा दिया है। आरबीआई ने किस बैंक पर लगे प्रतिबंध को फिर से बढ़ा दिया है। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक जिसके अंतर्गत सारे बैंक आते हैं, तो इसने किस बैंक पर लगे प्रतिबंध को फिर से बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसने मिलित कोऑपरेटिव बैंक, ये मिलित कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि क्या होता है कि आरबीआई के अंतर्गत सारी बैंक काम करती हैं। जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक हैं, सार्वजनिक बैंक हैं, ये सारी की सारी आरबीआई के अंतर्गत काम करती हैं। और जब ये अपने काम में कुछ गड़बड़ी करती हैं, क्योंकि आरबीआई के भी कुछ नियम कानून हैं जिसके अंतर्गत रहकर ही आपको काम करना पड़ता है, लेकिन जब आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको फिर या तो पेनाल्टी देनी पड़ती है या फिर आरबीआई आप पर बैन लगा देती है। तो इसने भी नियमों का उल्लंघन किया था जिसके बाद आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन इसके बाद फिर कुछ समय बाद इसने बैन को फिर से अब बढ़ा दिया है और ऐसा फिर इसलिए किया गया क्योंकि शायद ये अपने नियमों को फिर भी बदलने का प्रयास नहीं कर रही थी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आरबीआई सीधे बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर देती है कि ठीक है मैंने लाइसेंस रद्द कर दिया, अब तुम करो जाके अपना काम, तुम्हारी बैंक ही नहीं रह गई तो फिर काम कैसे करोगे। तो फिर इसके बारे में हम देख लेते हैं। मिलित ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया है। 3 माह का ये प्रतिबंध है जो फिर से बढ़ा दिया गया है। अब ये 7 अगस्त 2021 तक इस पर प्रतिबंध लगा रहेगा। और अगर हम मिलित कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये कर्नाटक में काम करती है। ये कर्नाटक की बैंक है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये कहाँ की बैंक है। तो कर्नाटक की बैंक है और इस पर फिलहाल बैन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रपति बने हैं, किसी भी देश के राष्ट्रपति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 6ठी बार शपथ ली है।
एक ही देश के छठी बार ये राष्ट्रपति बन गए हैं जिनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। अगर आपने इन कंट्रीज के राष्ट्रपति के नाम थोड़े बहुत पढ़े हैं तो इनका नाम बार बार आता रहा है। तो केन्या, सूडान, अर्जेंटीना या युगांडा, किस देश के ये राष्ट्रपति बने हैं? तो योवेरी मुसेवेनी जो हैं इन्होंने छठी बार युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये युगांडा के छठी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। तो अब ये जो राष्ट्रपति पद पर रहेंगे 2025 तक इसी पद पर रहेंगे। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। आपको जितने भी देश हैं, जो भी इम्पोर्टेंट देश हैं, और ख़ास करके ये जो छोटे छोटे देश होते हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, इनकी कैपिटल कौन पूछेगा? इनको तो ज़रूर याद रखिए, इन्हीं की तो कैपिटल पूछी जाती है। अमेरिका की वॉशिंगटन DC है, ये सबको पता है, इसीलिए ये कैपिटल पूछी जाती है। तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला। और मुद्रा की बात करें तो शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है? मानवीय प्रमुख ये बनाए गए हैं ताकि ये जो भी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर नज़र रख सकें। UN यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अब किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो अगर आपने पढ़ा होगा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मार्टिन ग्रिफिथस। मार्टिन ग्रिफिथस को नियुक्त किया गया है मानवीय प्रमुख के पद पर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, मार्टिन ग्रिफिथस। और ये पहले भी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा में रहे थे, और ये इस पद पर नहीं, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो अदर पद थे, और भी ऑफिसेज होते हैं, उनमें ये भी काम कर चुके हैं। तो इसीलिए इन्हें मार्टिन ग्रिफिथस को ही नियुक्त किया गया है। और ये एक ब्रिटिश राजनयिक हैं, ये भी याद रखिएगा, ये एक ब्रिटिश राजनयिक है जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया। KR गौरी अम्मा का निधन हो गया है, और ये किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री और भूमि सुधार की वास्तुकार रही थी? वहाँ पर जो भूमि सुधार कराया गया था उसमें ये वास्तुकार के रूप में आई थी सामने, और पहली राजस्व मंत्री भी इस राज्य की रही थी। KR गौरी अम्मा, इनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिलहाल इनका निधन कोई कोरोना से नहीं हुआ है, इनकी आयु संबंधी अपनी बीमारियाँ थी। 101 वर्ष जीवित रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो कई सारी बीमारियां होती हैं शरीर में जिसके कारण इनका निधन हो गया। तो फिलहाल इनकी बात करें तो ये केरल से रिलेटेड थी। ये केरल की पहली राजस्व मंत्री थी, और इसी के साथ भूमि सुधार की वास्तुकार भी थी। कहाँ पर? केरल में। तो ये केरल से संबंधित थी, हाल ही में निधन हो गया है। आगे इनके बारे में अगर हम बात करें, 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, और केरल की राजनीति की इनको आयरन लेडी कहा जाता है। पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे केरल की बात हो रही है। तो केरल की राजनीति की आयरन लेडी इनको कहा जाता है, और स्टॉर्मी पेट्रल भी इनको कहा जाता है। तो दो इनकी उपाधियां हो गई जो इनको जिस नाम से बुलाया जाता है, और 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके की बुक्स अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। बुक का नाम है एलिफेंट इन द बॉम्ब। एलिफेंट इन द बॉम्ब किस अभिनेत्री द्वारा लिखित उनकी पहली पुस्तक है? एलिफेंट इन द बॉम्ब किस अभिनेत्री द्वारा लिखित उनकी पहली पुस्तक है? आपको आंसर करना है। कंगना रनौत, कल्कि कोचलिन, कोकड़ा सेन और कृति सेनन। सारे नाम का से है ना? फिलहाल आंसर भी इसका का से ही है क्योंकि सारे नाम का से हैं। एलिफेंट इन द बॉम्ब किस अभिनेत्री द्वारा लिखित उनकी पहली पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है कल्कि कोचलिन। कल्कि कोचलिन द्वारा लिखित ये उनकी पहली पुस्तक है। अब बहुत सारे लोगों को कल्कि कोचलिन नाम पता ही नहीं होगा, ये हीरोइन कौन सी है। तो आपने वो मूवी देखी होगी, बहुत सारी मैंने इनकी मूवी देखी, गली बॉय। गली बॉय में इन्होंने भूमिका अदा की है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, लेकिन हाल ही में गली बॉय बहुत चर्चा में रही थी। फिल्म फेयर में बहुत सारे अवार्ड्स गली बॉय ने बटोरे थे, तो गली बॉय को कैसे भूल सकते हैं। गली बॉय में इन्होंने भूमिका अदा की है। और कल्कि कोचलिन, फिलहाल ये अगर इनकी बात करी जाए तो ये भारत की नहीं है, इनकी नागरिकता किसी और देश की है। इन्हें आगे बात करते हैं। तो कल्कि कोचलिन की जो नागरिकता है वो फ्रांसीसी नागरिक हैं। ये भारतीय नागरिक नहीं है, पर इनका जन्म भारत में हुआ है। भारत के पुडुचेरी में इनका जन्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भारत से जुड़ी हुई ज़रूर है, पर इनकी जो नागरिकता है वो फ्रांस की है।
और इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये रिलेटेड है मातृत्व से रिलेटेड कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उससे रिलेटेड ये बुक है। पर इन्होंने बुक का टाइटल एलिफेंट इन द बॉम्ब क्यों रखा, ये मैं थोड़ा सा सोच रही थी। तो आप लोग भी सोचिएगा कि इन्होंने ये टाइटल क्यों रखा, क्योंकि मैंने जो शीर्षक पढ़ा था उसमें भी ये कहीं नहीं दे रखा था कि इन्होंने टाइटल का नाम ये क्यों रखा। तो फिलहाल इनकी बुक है एलिफेंट इन द बॉम्ब, पहली बुक है कल्कि कोचलिन जी की, और जो कि फ्रांसीसी नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किस राज्य ने टीकाकरण पंजीकरण के लिए सीजी टीका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कौन सा राज्य है? कोविड-19 का टीकाकरण चल रहा है जिसमें 18 से लेकर के 44 साल के जितने भी नागरिक हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है सीजी टीका नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि सभी जाकर के वहाँ पर पंजीकरण करा सके। और अभी तक जिसने भी आप लोगों की आयु क्योंकि 18 से 44 के बीच में ही होगी, तो आप लोगों ने अगर अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है तो सबसे पहले जाइए वैक्सीनेशन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल जहाँ तक मेरी सलाह है आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरे जैसे भीड़ के थोड़ा कम होने का, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी वैक्सीनेशन नहीं लिया है, भीड़ के कम होने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं भी। तो फिलहाल टीकाकरण पंजीकरण के लिए सीजी टीका वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। अभी स्टार्टिंग के सी और जी जो है इनका मतलब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही है। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है टीकाकरण पंजीकरण के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल जी, और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। अनसुईया उइके वर्तमान में छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल। बहुत सारी योजनाएं इन्होंने भी लॉन्च की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर नियुक्त किया गया है? जो भारतीय महिला टीम है, जो मुख्य भारतीय महिला टीम है, उसका इनको कोच बनाया गया है। तो कोच के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रमेश पोवार, मदन लाल, डब्ल्यू रमन या अनिल कुंबले? जो इसका राइट आंसर है वो है रमेश पोवार। रमेश पोवार जी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर नियुक्त किया गया है। ये पहले भी अगर आपने भारतीय महिला टीम के कोचेस के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपने पहले भी इनका नाम पढ़ा होगा। 2018 में भी ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच रहे थे, परंतु मिथाली राज के साथ में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद इनको हटा दिया गया था इस पद से। अब मिथाली राज तो फिलहाल आगे ही बढ़ चुकी हैं, तो एक बार फिर से इन्हें वापसी इनकी कराई गई है और फिर से इन्हीं को इस पद पर नियुक्त किया गया है। लेकिन जो ज़्यादा लोग सजेशन कर रहे थे वो डब्ल्यू रमन के नाम को सजेशन किया जा रहा था कि इन्हीं को बनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर कुछ परिवर्तन किया गया और रमेश पोवार जी को एक बार फिर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया है। तो अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पोवार जी हैं। याद रखिएगा, मिथाली राज और स्मृति मंधाना जैसी क्रिकेटर हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम से संबंधित हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि आपके शेयर से तो लोगों को पता चलेगा कि मैं भी पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।